आजम साहब, क्या हम इस पर पूरी तफसील से बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। हम तो कब से इस पर बात करने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपका सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर वाला सपना पूरा हो गया तो हम ही वो वाहिद शख्स होंगे आपके सपने का जिसे भरपूर फायदा होगा। तब हम सारी दुनिया की आंख में डंडा कर सकेंगे और कोई भी हमारे सामने सिर नहीं उठा पाएगा। हम पाकिस्तान पर ही नहीं, सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में होगी सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर। और फिर प्रोफेसर आतिफ रशीद ने कहना शुरू किया। सन 1967 में हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में जब पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा तो पाकिस्तानी हुक्मरान तिलमिला उठे। उन्होंने उसी समय हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की अहद कर ली और ऐसा करने की जिम्मेदारी उस समय देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी को सौंपी गई। प्रोफेसर जरदारी ने जल्द ही सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन की नींव डाली और उस मिशन पर काम शुरू कर दिया। लेकिन ये कोई आजकल में हो जाने वाला काम नहीं था। मिशन बड़ा था तो उसमें वक्त भी बड़ा ही लगने वाला था। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को वक्त की कोई चिंता नहीं थी। उनकी दुनिया तो इसी उम्मीद पर कायम थी कि आज नहीं तो कल सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन पूरा होगा। प्रोफेसर जरदारी भी पूरी लगन से उस पर काम कर रहे थे। वो अपना 60% काम पूरा कर चुके थे कि तभी अचानक सन 1998 में उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान बहुत ही अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ एक बड़ा परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपने हुक्मरानों से राब्ता कायम किया और उन्हें यह मशवरा दिया कि अगर हम हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण के तौर तरीके और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाएं तो सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन को कुछ ही समय में पूरा कर सकते हैं। अपनी बात कहते कहते प्रोफेसर आतिफ रशीद एक पल के लिए रुके और नबी अहमद शाकिर से मुखातिब होते हुए बोले, हमारी सारी बातों को तुम ध्यान से सुन रहे हो ना? तुम्हारी समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं? जी मोहतरम जनाब। गुड। अब आगे और भी ज्यादा ध्यान से सुनना, उसे और भी ज्यादा समझ लगाकर समझना, क्योंकि आगे हम जो बताने जा रहे हैं वो स्पेशल ही नहीं बल्कि वेरी 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 स्पेशल है। प्रोफेसर आतिफ रशीद ने दोबारा बोलना शुरू किया। जब प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी ने अपने हुक्मरानों को बताया कि भारत जो परमाणु परीक्षण करने जा रहा है वो बहुत ही अल्ट्रा टेक्नोलॉजी का है, अगर उस टेक्नोलॉजी और वे ऑफ वर्किंग के बारे में पता चल जाए तो हमारा सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन पूरा हो सकता है, तो उन हुक्मरानों ने प्रोफेसर जरदारी को ही उस हिंदुस्तान में होने वाले परमाणु परीक्षण का एक हिस्सा बनाने का प्लान बना लिया और उस प्लान के तहत प्रोफेसर जरदारी को एक हिंदुस्तानी प्रोफेसर बनाकर उसे हिंदुस्तान में प्लांट कर दिया। सब कुछ इतनी बारीकी और शानदार तरीके से हुआ था कि प्रोफेसर जरदारी को प्रोफेसर अभिनव चतुर्वेदी बनकर उस टीम में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई जो टीम परमाणु परीक्षण करने में जुटी हुई थी। उस टीम में शामिल होकर प्रोफेसर जरदारी बखूबी हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी और उनके काम करने के तरीके के ब्लूप्रिंट्स पाकिस्तान भेजने लगे, जिसकी वजह से हम सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन को तेजी से पूरा करने लगे। यानी उस वक्त प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी की गैर हाजिरी में आपको सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन का हेड अपॉइंट कर दिया गया था? यस। ये कहकर प्रोफेसर आतिफ रशीद ने अपनी बात जारी रखी। प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी यानी प्रोफेसर अभिनव चतुर्वेदी के द्वारा हिंदुस्तान से दिए जा रहे डायरेक्शन की मदद से हमारा मिशन तेजी से पूरा हो रहा था और उस वक्त वो मिशन 80% पूरा हो गया था जब हमें वो कयामत ढा देने वाली खबर लगी। हिंदुस्तान के राजस्थान में मौजूद पोखरण नाम की जिस जगह पर वो परमाणु परीक्षण हो रहा था, उस जगह पर ठीक परीक्षण से कुछ ही घंटे पहले प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी की पोल खुल गई और उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और हमारा मिशन अधूरा रह गया। वो कैसे? देखो, एक्सपेरिमेंट की दुनिया में कोई भी एक्सपेरिमेंट तभी कामयाब माना जाता है जब उसका परीक्षण यानी टेस्ट कामयाब हो जाए। अगर परीक्षण कामयाब नहीं है तो किए गए एक्सपेरिमेंट को कूड़ा मान लिया जाता है। हमारा सपना, हमारा सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन भी फिलहाल कूड़े जैसा है, क्योंकि जिस हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे बनाया जा रहा था उसके परीक्षण की टेक्नोलॉजी हम नहीं जान पाए, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को हम तक भेजने वाला गिरफ्तार हो गया। प्रोफेसर आतिफ रशीद अपनी बात कहकर चुप हुए तो प्रधानमंत्री बोले, जी, ये बात तो आपने बता दी मोहतरम जनाब। अब बराए मेहरबानी ये बताइए
कि आगे क्या हो सकता है, आगे हम क्या करें जिसकी बदौलत हम अपने सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर मिशन को कामयाब कर सकें। जी मोहतरम जनाब, मैं भी यही सुनने के लिए बेताब हूँ। एक बहुत बड़े पाकिस्तानी वैज्ञानिक यानी प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी के गिरफ्तार होने की बात को हिंदुस्तान ने पूरे तरीके से दबा लिया और अपना परमाणु परीक्षण किया, जो बेहद सफल रहा। हमने उस परीक्षण को जानने की अपनी तरफ से हजारों बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और तब हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया। आप बराए मेहरबानी उस रास्ते के बारे में बताएं। राजस्थान के पोखरण से जहां हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, वहां से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक और शहर मौजूद है जिसे श्री गंगानगर के नाम से जाना जाता है। उसी श्री गंगानगर की एक बेहद सुरक्षित जेल में हमारे प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी को कैद करके रखा गया है। अगर हम प्रोफेसर जरदारी साहब को उस कैद से निकालकर पोखरण में उस जगह ले जाएं जहां परमाणु परीक्षण किया गया था, तो हमारा अधूरा काम पूरा हो सकता है। प्रोफेसर जरदारी की मदद से हम उस परीक्षण की सारी एक्टिविटीज को जान सकते हैं और उसकी बदौलत हम अपने सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन की कामयाब टेस्टिंग कर सकते हैं। हिंदुस्तान की तरफ से जो परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था, उसे किए हुए तो अब काफी अरसा गुजर चुका है। इतने सालों बाद हम अब कैसे उस परीक्षण की एक्टिविटीज को जान सकते हैं? देखो, जब भी कोई परमाणु परीक्षण या परमाणु बम ब्लास्ट होता है, वो अपने पीछे ऐसी हजारों निशानियां छोड़ जाता है जो कई 100 सालों तक नहीं मिटती। ठीक वैसे ही जैसे जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम की तबाही की निशानियां हमें आज भी देखने को मिल जाती हैं। एग्जैक्टली, हम भी यही मिसाल देने वाले थे। वैसे तुमने ये मिसाल देकर यह साबित कर दिया है कि तुम हमारी बात को बहुत ही तवज्जो और पूरा दिमाग लगाकर सुन रहे हो। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जब परमाणु परीक्षण होता है तो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ की जमीन, वहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी में भी उसकी निशानियां पाई जाती हैं। अगर प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी को उस जगह पर ले जाया जाए तो वो अपनी काबिलियत से उन निशानियों को रीड करके बहुत साल पहले हुए परमाणु परीक्षण की टेक्नोलॉजी और वर्किंग स्टाइल को जान सकते हैं, और फिर हम उनकी मदद से अपने सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन की टेस्टिंग करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर के मालिक बन सकते हैं। देखिए, यहाँ एक बात हम भी बता देना चाहते हैं। आज तक जितनी भी पाकिस्तानी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखा है। सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है, आज तक ये बात सिर्फ 3 ही शख्स को मालूम है। एक, पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री, दूसरा प्रोफेसर आतिफ रशीद, और तीसरा हिंदुस्तान की जेल में बंद प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तानी सरकार को बहुत साल पहले ही इसकी भनक लग गई है। इसीलिए हिंदुस्तानी सरकारें हमारे मिशन को खत्म कर देना चाहती हैं। हालांकि अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी वो ये जान चुके हैं कि सुपर अल्ट्रा न्यूक्लियर पावर मिशन के लिए प्रोफेसर यासिर शाह जरदारी बहुत ही कसम खास हैं। इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर जरदारी को हमेशा ऐसे टाइट सिक्योरिटी सिस्टम में रखा है जहां आज तक ना तो हमारा कोई एजेंट पहुंच पाया है और ना ही हमारी आर्मी का कोई सिपाही। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर नबी अहमद शाकिर मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और बोला, माफी चाहता हूँ जनाब मोहतरम, पर क्या आप जानते हैं आज तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? नहीं, क्या तुम बता सकते हो? जी जनाब, माफी का तलबगार होते हुए बताऊंगा कि हदीसों में लिखा हुआ है कि हर काम को करने के लिए अल्लाह ने अपना एक बंदा तो पैदा किया ही है, साथ ही हर काम के होने का एक वक्त भी मुकर्रर किया हुआ है। हाँ, हदीस हमने भी पढ़ी है, हम ये जानते हैं। आप ये जानते हैं तो समझ लीजिए मोहतरम जनाब कि इस काम को करने के लिए अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया था वो आ गया है, और जो बंदा पैदा किया था वो नबी अहमद शाकिर के रूप में आपके सामने खड़ा है। तुम इस काम को कर लोगे? करने वाला तो अल्लाह है, मैं तो सिर्फ जरिया बनूंगा। ऐसा जरिया जो सिर्फ प्रोफेसर जनाब आतिफ रशीद साहब के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर सपने को पूरा करेगा। नबी अहमद शाकिर इस समय जहां मौजूद था वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का हेडक्वार्टर था, और ISI चीफ महबूब हैदर खुद उसके सामने खड़ा उसे निर्देश दे रहा था। जनाब आला वजीर आजम के हुक्म की तामील करते हुए
हमने तुम्हारा हिंदुस्तान जाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। वजीर आजम ने इस मिशन का नाम मिशन पोखरण दिया है। इस मिशन पोखरण में तुम्हें क्या और कैसे करना है ये सब शायद तुम्हें बतला दिया गया है। आगे की रणनीति तुम्हें हिंदुस्तान में जाकर ही बनानी होगी। जी बेहतर जनाब। यूं तो इस मिशन पर तुम अकेले ही जा रहे हो, लेकिन बैकअप टीम के रूप में ISI के सबसे टॉप के एजेंटों में शुमार शराफत अली साहब तुम्हारे साथ जाएंगे। उनके साथ कुछ स्लीपर सेल्स एजेंट्स भी होंगे, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम में रुकावट नहीं बनेंगे। तुम्हें जब भी उनकी जरूरत हो तुम उनकी हेल्प ले सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। वेरी नाइस। ये कहकर चीफ ने एक लिफाफा नबी अहमद शाकिर के हाथ पर रख दिया और कहा, इस लिफाफे में तुम्हारी हिंदुस्तान में आइडेंटिफिकेशन का हर दस्तावेज मौजूद है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे सभी दस्तावेज। हालांकि यहाँ पाकिस्तान में ये दस्तावेज फर्जी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये एकदम ओरिजिनल हैं। मैं समझा नहीं सर। देखो, यहाँ से तुम्हें सीधा हिंदुस्तान के राजस्थान नाम के एक राज्य में मौजूद श्री गंगानगर भेजा जा रहा है। तुम श्री गंगानगर में मौजूद उस एड्रेस पे रहोगे जहाँ का एड्रेस इन दस्तावेजों में मौजूद है। हमारे एजेंट्स के मुताबिक श्री गंगानगर में तुम्हारे ये दस्तावेज इसलिए ओरिजिनल हैं क्योंकि श्री गंगानगर में रहने वाले जिस नौजवान के नाम पर तुम्हारे ये दस्तावेज बनाए हुए हैं वो आज से 15 साल पहले अपनी फैमिली के साथ श्री गंगानगर के उस एड्रेस पर रहता था जो इन दस्तावेजों में दिए गए हैं। 15 साल पहले अचानक वो नौजवान और उसकी फैमिली किसी रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गई थी। तब से उस एड्रेस पर कोई नहीं रहता। कहानी ये बनाई गई है कि 15 साल बाद तुम अचानक अपने पुश्तैनी घर पर वापस आए हो। ये एक रियल स्टोरी है और पूरी तरह से R&D करके बनाई गई है, इसीलिए किसी को तुम्हारे वहां रहने पर कोई शक नहीं होगा। वहां तुम्हारा नाम रविचंद्र कौशिक होगा। नबी अहमद शाकिर उस नाम को सुनकर चौंका। रविचंद्र कौशिक? यस, रविचंद्र कौशिक की आइडेंटिफिकेशन से संबंधित हर दस्तावेज इस लिफाफे में मौजूद है। जाने से पहले स्टडी कर लीजिएगा। बेहतर जनाब। आज जुम्मा है। अगले जुमे को तुम्हें मिशन पोखरण के लिए कराची से हिंदुस्तान के मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़नी है। वहां से तुम बाय रोड या ट्रेन कैसे भी श्री गंगानगर पहुंच सकते हो। तुम्हारे कमांडेंट चीफ को अर्जी भेजकर तुम्हारी 2 महीने की छुट्टियां सैंक्शन करवा दी गई हैं। कारण तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम अगले 2 महीने उसके साथ गुजारना चाहते हो। यहाँ से सीधा अपने घर जाओ और अगले जुमे तक अपनी बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करो। शुक्रिया जनाब इस जरा नवाजी का। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? अपने बीवी बच्चों से मिलने की खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है। हमारे एजेंट्स ने तुम्हारे बारे में जो जानकारी हासिल की है उसमें उन्होंने बताया है कि तुम अपनी बीवी, क्या नाम है उसका? अमानत। हाँ, अमानत। तुम अमानत से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और इस समय हम तुम्हारे चेहरे पर उससे मिलने की तड़प को साफ देख रहे हैं। होता है, ऐसा होता है जब कोई बहुत दिनों बाद अपनी फैमिली से मिलने जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मैं तुम्हारे 5 मिनट और लूंगा। इतना कहकर ISI चीफ ने अपने चश्मे की कमानी को छुआ और अगले ही पल सामने की दीवार एक तरफ सरकती चली गई और सामने एक शख्स खड़ा नजर आया, जिसे देखकर ISI चीफ बोले, इनसे मिलिए। ये हैं शराफत अली, जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे किया था। और शराफत अली साहब, इनसे मिलिए। ये हैं नबी अहमद शाकिर साहब। शराफत अली ने आगे बढ़कर बड़ी ही गर्मजोशी से नबी अहमद शाकिर से हाथ मिलाया और बोला, मिशन पोखरण में मैं स्लीपर सेल्स की तरह आपके साथ रहूंगा। मैं तभी आपकी हेल्प करूंगा जब मुझे लगेगा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। वैसे मेरे नाम और मेरे दुबले पतले जिस्म पर मत जाना। मेरा सिर्फ नाम शराफत अली है, लेकिन मैं अपनी पर आ जाऊं तो किसी शैतान से कम नहीं हूं। और मेरे दुबले पतले जिस्म में इतनी ताकत है कि मैं एक बार में सांड तक को पछाड़ सकता हूं। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी हमें भी बहुत हुई है तुमसे मिलकर। वैसे तुम्हें हमारे नाम और हमारी ताकत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डरना चाहो तो हमारी इन 2 आँखों से ज़रूर डरना, जो यहाँ से लेकर हिंदुस्तान तक हर वक्त तुम्हारा पीछा करेंगी। नबी अहमद शाकिर ने 1 सेकंड के लिए शराफत अली की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, गुस्ताखे की माफ़ी चाहूँगा जनाब। आप जिन 2 आँखों का जिक्र कर रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। आपके चेहरे पर तो मुझे सिर्फ दाईं तरफ वाली आंख दिखाई दे रही है। बाईं तरफ वाली आपकी आंख तो नकली है। वाह वाह, बहुत खूब। कैसे पहचाना? आपकी दाईं आंख की पलकें ठीक वैसे ही सामान्य रूप से झपकती हैं, लेकिन वहीं आपकी बाईं आंख कई लम्हों के बाद झपकती है।
थोड़ा सा भी गौर से देखने पर यह बात किसी को भी समझ में आ सकती है। किसी के भी समझ में नहीं, ये बात सिर्फ तुम जैसा शातिर इंसान ही समझ सकता है। बाय द वे, मेरे जो दुश्मन मेरी इस आंख के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरी ये आंख कहर बरपा सकती है। आपकी ये आंख जरूर कहर बरपा करती होगी, लेकिन दुश्मनों पर हम तो दोस्त है ना। नबी अहमद शाकिर के इस सवाल पर शराफत अली हड़बड़ाकर बोला, बिल्कुल 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 दोस्त हैं हम वतन, हमराही, और किसी दिन हम प्याला भी बन जाएंगे। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएगा। ये कहकर नबी अहमद शाकिर आईएसआई चीफ की तरफ पलटा। क्या अब मुझे जाने की इजाजत है? बिल्कुल है, आप जा सकते हो शाकिर साहब। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको अपनी फैमिली के साथ जो वक्त गुजारने का वक्त मिला है वो अच्छे से गुजरे। और वो क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? हाँ, अमानत। अमानत को तुम खूब प्यार करो। आमीन। नबी अहमद शाकिर ने इतना कहा और बाहर की तरफ चल दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत के पीएमओ ऑफिस में अपने मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री अचानक चौंक पड़े। उनके चौंकने का कारण था उनके हाथ की कलाई में बंधी हुई घड़ी में होने वाला वो कंपन जो बहुत हल्का था, लेकिन उस कंपन पर प्रधानमंत्री का यूं चौंकना ये सिद्ध कर रहा था कि घड़ी में होता वो हल्का कंपन किसी भूकंप के कंपन से कतई कम न था। प्रधानमंत्री तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले, हम इस बैठक को यहीं समाप्त करते हैं, कल ये बैठक फिर होगी। इतना कहकर प्रधानमंत्री एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुके। लगभग दौड़ते हुए वे उस मीटिंग हॉल से अपने स्पेशल और पूरी तरीके से साउंड प्रूफ कमरे में आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी कलाई घड़ी की चाबी को जल्दी से बाहर खींचा। उनके ऐसा करते ही घड़ी से एक आवाज गूंजने लगी, नमस्कार मान्यवर, जय श्री राम। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। प्रधानमंत्री के कहने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बाप बरसों बाद अपने बेटे से बात कर रहा हो। कैसे हो तुम? हमने बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। रोज हमें ये अनजानी आशंका घेर लेती थी कि कहीं दुश्मन देश में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई है। आप मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, इसलिए आपकी चिंता उचित है। परंतु ये जान लीजिए कि जिसके सिर पर विश्व गुरु का आशीर्वाद हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत दिनों से आपसे संबंध इसीलिए नहीं स्थापित हो पाए क्योंकि जिस मिशन पर आपने मुझे बरसों से लगा रखा है, मैं उस मिशन की मंजिल को खोजने में व्यस्त था। आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि बरसों की कड़ी मेहनत के बाद आज मुझे उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बच्चे। सर, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। जो रास्ता मुझे मिला है मैं उससे होकर जल्द ही उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही दुश्मन देश के हुक्मरानों के पास सर पीट लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। हम ईश्वर से तुम्हारी सफलता की कामना करेंगे। धन्यवाद सर। मुझे खेद है कि मैं ज्यादा देर तक आपसे बातें नहीं कर सकता। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी तो मैं आपसे आपकी इस स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर फिर संबंध स्थापित करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। इसी के साथ घड़ी से आती हुई आवाज बंद हो गई, लेकिन उस आवाज ने प्रधानमंत्री जी को जो तसल्ली दी थी उसकी चमक उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अमानत 26 साल की एक ऐसी लेडी थी जो कहने को तो एक 6 साल के बच्चे की मां थी, लेकिन देखने में अभी भी वो किसी खूबसूरत जवान लड़की से कम नहीं थी। और इस समय वो घर के आदम कद शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को सजाने संवारने में लगी हुई थी। और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे ये खबर मिल गई थी कि उसके चाहने वाला, उसका शौहर नबी अहमद शाकिर ठीक 1 साल बाद उससे मिलने घर आ रहा है। तभी अपनी भूरी आंखों पर मस्कारे का आखिरी टच देती अमानत अचानक बाहर से आती उस आवाज को सुनकर चौंक पड़ी। दे दें, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दें। ये बूढ़ा फकीर तुझे झोलियां भर भर के दुआएं देगा। अमानत ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे अपने दरवाजे पर एक फकीर खड़ा दिखाई दिया। फकीर बहुत ही बूढ़ा और जर्जर हाल का था, जिसे देखकर अमानत को उस पर रहम आ गया। वो जल्दी से बोली, रुकिए फकीर बाबा, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर अमानत ने अपने बटुए से 10 का एक नोट निकाला और दरवाजा खोलकर उस नोट को उस बूढ़े फकीर के हाथ में रखते हुए बोली, ये लीजिए,
फकीर पापा, और दुआएं दीजिए कि ये कहते हुए अचानक वो चौंकी, क्योंकि बूढ़े फकीर ने दरवाजे के अंदर आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपने तो नोट के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया, और ये क्या हरकत है? आप तो दरवाजे के अंदर ही घुसे चले आ रहे हैं। रुकिए, छोड़िए मेरा हाथ। देखिए मोहतरमा, मुझे 10 के नोट से ज्यादा कीमती आपका हाथ लग रहा है। क्या आप अपना हाथ हमें खैरात में नहीं दे सकती? मेहरबानी करके ऐसा कर डालिए, क्योंकि अगर आपका हाथ हमें खैरात में मिल गया तो आपका शोला बदन तो वैसे ही हमारा हो जाएगा। ज़हरा जमी कर डालिए हम पर यह मेहरबानी, हम ताउम्र आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बूढ़े फकीर की बात सुनकर अमानत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये क्या बक रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? आप इसे बदतमीजी कह सकती हैं गुलबदन, लेकिन हम इसे सुकून कहेंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि आपका ये फूल सा नाजुक हाथ पकड़कर इस दिल को कितना सुकून मिला है। ईमान से ऐसा लग रहा है हमें कि जीते जी हमने जन्नत की किसी हूर का हाथ पकड़ लिया है। इतना कहकर अमानत ने अपने हाथ को तेज झटका देकर उस फकीर के हाथ से छुड़ाना चाहा, तो बूढ़े फकीर ने उसके हाथों को और मजबूती से जकड़ते हुए कहा, निहायत ही बदतमीज किस्म के शख्स हो तुम। अगर मुझे तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो अभी शोर मचाकर सारा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा कर लेती और तुम्हारी इतनी पिटाई करवाती कि तुम्हें अल्लाह ही याद आ जाते। आप शोर मचा सकती हैं मोहतरमा, आपके मोहल्ले वाले हमारी जो गद बनाए हमें मंजूर है, लेकिन हम तुम जैसी हुस्न परी को सीने से लगाए बिना नहीं रह सकते। अंजाम जो भी हो देखा जाएगा। ये कहते हुए उस बूढ़े फकीर ने अमानत को एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया, और जैसे ही डगमगाती अमानत उस बूढ़े फकीर के सीने से टकराई, वैसे ही उसने अमानत को अपनी दोनों बाहों में भर लिया। हलक फाड़ कर चीखने को एकदम तैयार अमानत को उन बाहों में अचानक अपनेपन का एहसास हुआ, और इसी के साथ उसके मुंह से चीख की जगह हैरानी भरे शब्द निकले। ये बाहें, ये एहसास मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तो तुम बूढ़े फकीर नहीं हो? बूढ़े फकीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने पूछा, हम बूढ़े फकीर नहीं हैं तो कौन हैं? शाकिर, मेरे शाकिर हैं आप। माशाअल्लाह, खूब पहचाना, खूब पकड़ा आपने बेगम। ये कहते हुए बूढ़े फकीर ने अपना चोला और अपना मास्क उतार फेंका, तो उसके नीचे से अब नबी अहमद शाकिर नजर आने लगा। खुशी से झूमती मगर बनावटी गुस्सा दिखाती और नबी अहमद शाकिर के सीने पर बनावटी मुक्के बरसाती अमानत बोली, ये आप हैं? आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया बताओ? हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे और साथ ही ये भी देखना चाहते थे कि इतने दिन दूर रहने के बाद कहीं तुम हमारी बाहों के एहसास को भूल तो नहीं गई हो। क्या बात कर रहे हैं मियाँ? आपकी बाहों का एहसास भूलने के लिए नहीं, झूलने के लिए है। ऐसा? नबी अहमद शाकिर ने शरारती अंदाज में कहा और एक झटके से अमानत को अपनी बाहों में उठा लिया। तो चलिए हम आपको अपनी बाहों में झुलाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला हुआ है, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे देखने दो, उन्हें भी पता चल जाए कि अमानत का शाकिर आ गया है। खुले दरवाजे की चिंता किए बगैर नबी अहमद शाकिर अमानत को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ चला गया। वैसे खुले दरवाजे की अब अमानत को भी कोई फिक्र न थी। फिक्र होती भी कैसे, वो तो अपने शाकिर की बाहों में झूलती उसके शरीर से ठीक ऐसे लिपटी हुई थी जैसे अमर बेल पेड़ से लिपटती है। बेडरूम में पहुंचकर नबी अहमद शाकिर ने अपनी बाहों में थमे अमानत के शरीर को बेड पर रखा और फिर उसे एक टक निहारने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या पहले आपने मुझे नहीं देखा? बहुत बार, लेकिन आज अपनी अमानत को जी भर के देख लेने की हसरत दिल में जाग उठी है। अपनी अमानत को देखने की ऐसी ही हसरत है तो उसे छोड़कर क्यों जाते हो? बाखुदा हमारा कभी दिल नहीं चाहा कि हम अपनी अमानत को छोड़कर जाएं, लेकिन रोजी रोटी की तलाश हमें हमेशा आपसे दूर करती है। आग लगे ऐसी कलमुही रोजी रोटी को। वैसे तुमने कभी बताया नहीं कि रोजी रोटी कमाने के लिए तुम काम क्या करते हो? बताऊंगा मेरी जान, लेकिन ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं, प्यार करने का है। अच्छा, अमानत अपने शरीर में भारी मादकता उड़ेलते हुए बोली, तो फिर करिए ना प्यार। जनाब को रोका किसने है?
ये कहते कहते अमानत की आंखें बंद होती चली गईं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि अब शाकिर अपने गर्म होंठ उसके सुलगते होंठों पर रख देगा। और सचमुच नबी अहमद शाकिर अब ऐसा करने ही जा रहा था कि तभी अचानक वहां गूंज उठी उस आवाज ने उन्हें रोक दिया। अम्मी कहाँ हैं आप? देखिए हम आ गए। अब दानिश स्कूल से आ गया। अमानत एक झटके से नबी अहमद शाकिर की बाहों की पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए बोली। दानिश? कौन दानिश? नबी अहमद शाकिर ने हैरानी से पूछा तो उसके माथे पर अपनी उंगलियां मारते हुए अमानत बोली। हाय अल्लाह, कैसे पाप है आप, अपनी औलाद को ही भूल गए। ओ दानिश, वो अपना दानिश, अपना बेटा दानिश। अरे यार, तुम्हारे इश्क के भूत ने सब कुछ भुला दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके इस इश्क के भूत को हम रात में उतारेंगे। फिलहाल छोड़िए हमें, दानिश बस बेडरूम में आ ही पहुंचा है। ना चाहते हुए भी नबी अहमद शाकिर को अपनी बाहों की पकड़ इतनी ढीली करनी पड़ी कि उसकी अमानत उसकी बाहों से निकल गई। ठीक उसी समय 6 साल का दानिश बेडरूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जरा पहचानिए तो दानिश मियाँ, आपसे मिलने कौन आया है? दानिश ने पलटकर नबी अहमद शाकिर की तरफ देखा और एक पल बाद ही जोश से भरकर बोला, अब्बू, आप हमारे अब्बू हैं ना? नबी अहमद शाकिर ने आगे बढ़कर दानिश को अपने गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी नन्ही सी जान, हम आपके अब्बू ही हैं। बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। हम बहुत दिनों से कराची के मुबारक गांव घूमने जाने के लिए अम्मी से कह रहे थे। अम्मी ने हमसे वादा किया था कि जैसे ही आप आएंगे वैसे ही हम मुबारक गांव और उसके पास ही मौजूद वाटर पार्क में घूमने चलेंगे। चलेंगे ना अम्मी? बिल्कुल चलेंगे। पहले तुम अपनी ड्रेस बदल कर और मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, फिर मुबारक गांव चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। फिर अमानत नबी अहमद शाकिर की तरफ पलटी और शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराती हुई उससे बोली, आप भी नहा धो लीजिए जनाब, आपको भी अब रात से पहले खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? अरे खाना खाकर दानिश तो सो जाएगा ना। सो जाने दीजिए दानिश को, आपसे गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ हाजिर हो गए हैं जनाब। ये कहते हुए अंदर आने वाला नबी अहमद शाकिर का जिगरी दोस्त साजिद था, जिस पर निगाह पड़ते ही नबी अहमद शाकिर तपाक से बोला, साजिद मियाँ जिंदा हो? और अगर जिंदा हो भी तो इस वक्त कमबख्त यहाँ क्या कर रहे हो? जब घर का दरवाजा खुला हो तो किसी को भी अंदर आने की कोई रोक टोक नहीं होती। हमने बताया था आपको कि दरवाजा खुला है, लेकिन आप सुने तब ना। शरारत से बोलती हुई अमानत किचन की तरफ बढ़ गई। इधर नबी अहमद शाकिर और साजिद ने गर्म जोशी से एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। साजिद मेरे दोस्त, कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन ये बता, ये भाभी जान खुले दरवाजे की क्या बात कर रही थी? दरवाजे का, और वो भी खुले दरवाजे का क्या मामला है मियाँ? बताऊंगा, पहले तू ये बता कि तेरा निकाह हुआ या नहीं? तुम जैसे शादीशुदा दोस्तों के बीवी बच्चों की देखभाल करने से वक्त मिले तो शादी करें। वैसे बात चल रही है, इंशाअल्लाह इस महीने शायद शादी की तमन्ना पूरी हो जाए। यानी तुम साले अभी तक रंडवे के रंडवे ही हो। मुझे नहीं लगता किसी रंडवे को खुले या बंद दरवाजे की कोई भी बात समझ में आएगी, इसलिए जाकर ड्राइंग रूम में बैठो। तुम्हारी भाभी खाना बना रही हैं, मैं नहाकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। ये कहकर नबी अहमद शाकिर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुबारक गांव पाकिस्तान के कराची शहर की चहल पहल और चिलम पौ से कुछ ही दूर मौजूद ये गांव प्राकृतिक छटाओं से घिरा होने के कारण पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटक स्थल है। इसी मुबारक गांव में नबी अहमद शाकिर अपनी बीवी और अपने बच्चे और अपने दोस्त के साथ मौजूद था। अमानत और दानिश वहां वाटर पार्क में राइड्स का मजा ले रहे थे। वहीं नबी अहमद शाकिर और साजिद झील के किनारे बैठे बातों में मशगूल थे। अच्छा, तो अब तेरी भी शादी होने वाली है? बता तो सही, क्या नाम है उस बदकिस्मत लड़की का जिसकी तकदीर में तेरे जैसा घटिया इंसान लिखा है? अफरोजा नाम है उसका। अमानत भाभी जैसी सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक वैसी है जैसी मैं चाहता हूँ। अच्छा, अब तुम जैसे लोग भी अपनी चॉइस रखने लगे। खैर, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। लंबे इंतजार के बाद तुम्हें दुल्हन तो मिल रही है। इंतजार से याद आया यार, तुम अमानत भाभी को इंतजार बहुत करवाते हो, बहुत टाइम के लिए गायब हो जाते हो। भाभी बता रही थी कि इस बार तो तुमने वापस लौटने में पूरा 1 साल लगा दिया। आखिर तुम काम क्या करते हो यार? फिल्मों में काम करता हूँ, और तुम तो जानते ही हो फिल्मों में शूटिंग का शेड्यूल अक्सर आउटडोर लोकेशन का होता है।
जहां लंबे वक्त तक लगातार शूटिंग चलती ही रहती है और मुझे भी उसमें शामिल रहना पड़ता है। सभी रहते हैं। इस बार हिंदुस्तान का शेड्यूल था, वहीं सभी शूटिंग में बिजी रहे। यार तुम फिल्मों में काम करते हो, लेकिन कभी फिल्मों में नजर तो नहीं आए। लो, नजर क्यों नहीं आया? तुमने वो फिल्म नहीं देखी, लाश के पीछे भूत? हाँ देखी है, बड़ी डरावनी फिल्म थी यार। उस फिल्म में बहुत बड़ा रोल था मेरा। बहुत बड़ा रोल था? लेकिन भाई मैंने तो वो फिल्म कई बार देखी है, उसमें तुम तो कहीं दिखाई नहीं दिए। लो, दिखाई क्यों नहीं दिया? पूरी फिल्म ही मुझ पर बनी थी। अरे फिल्म में कफन ओढ़े जो लाश दिखाई गई थी ना, वो मैं ही तो था। पता है, उस लाश की एक्टिंग करने के लिए मुझे ऑस्कर अवार्ड भी मिल सकता है। यार तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? मजाक तो नहीं कर रहा ना? लो कर लो बात। अरे बने बनाए को क्या बेवकूफ बनाना। और मियाँ, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? तुम मेरी भाभी तो लगती नहीं हो। हाँ, अफरोजा की बात अलग है, वो मेरी भाभी लगेगी, लेकिन तब जब वो तुम्हारे साथ निकाह में आ जाएगी। नबी अहमद शाकिर अभी अपनी बात कहकर चुप ही हुआ था कि तभी अचानक वहां भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। नबी अहमद शाकिर ने भागते हुए एक आदमी को जबरदस्ती रोका और उससे पूछा, भाईजान, ये एकाएक भगदड़ क्यों मची हुई है? क्या हुआ? उधर वाटर पार्क में एक नकाबपोश दहशतगर्द आ घुसा है। उसके हाथों में मॉडर्न हथियार है। वो बच्चों और ख्वातीनों को बंधक बना लेने के मूड में है। उसी की वजह से ये भगदड़ मची हुई है। वाटर पार्क में दहशतगर्द? अमानत भाभी और दानिश भी वाटर पार्क में ही हैं। या अल्लाह, उन्हें कुछ हो ना जाए। मैं देखता हूँ। ये कहते हुए नबी अहमद शाकिर जान छोड़कर वाटर पार्क की तरफ भाग खड़ा हुआ। वाटर पार्क में मुझे तुम्हारे दम पर पाकिस्तानी हुकूमत को एक बहुत बड़ी चोट देनी है, इसलिए तुम सभी की सलामती इसी में है कि तुम सब चुपचाप खड़े रहो। किसी ने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे मार दूंगा। उस नकाबपोश आतंकवादी ने सामने सहमी खड़ी औरतों और बच्चों को धमकाते हुए कहा। उसके हाथों में थमी आधुनिक गन को देखकर सभी औरतों की सिट्टी पिट्टी गुम थी। सिर्फ अमानत ही थी जो थोड़ा हिम्मत करके बोली, देखिए भाईजान, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपकी लड़ाई हुकूमत से है तो हुकूमत से लड़िए। आम आवाम का इसमें क्या कसूर है? बकवास मत कर। जिस तरह तुम पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुस्तान के कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दी फैला रखी है, उसका यही जवाब है कि हम भी यहाँ दहशतगर्दी फैलाएं। यही जाबाजी है। खवातीनों और बच्चों पर जोर चलाकर तुम कौन सा जाबाजी का बड़ा काम कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा। बहुत लंबी जुबान है तेरी, अभी से बंद करता हूँ। इतना कहते हुए वो आतंकवादी अपनी गन को संभालकर अमानत की तरफ बढ़ा। उसका इरादा गन के भारी बट से अमानत पर तेज प्रहार करने का था, लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही एक तरफ से नबी अहमद शाकिर का शरीर हवा में लहराता हुआ आकर उससे टकराया और दोनों लड़खड़ा गए। पर तभी आतंकवादी को संभलने का जल्दी मौका मिल गया। हमारे और पाकिस्तानी हुकूमत के बीच में आने का तू बहुत बुरा अंजाम भुगतेगा। ऐसा कहकर आतंकवादी ने अपनी गन से नबी अहमद शाकिर के शरीर को निशाना बनाकर गोलियां चला दी। लेकिन गोलियों ने जिस शरीर को अपना निशाना बनाया, वो शरीर नबी अहमद शाकिर का नहीं था, बल्कि उस साजिद का था जो हवा में लहराता हुआ गोलियों और नबी अहमद शाकिर के बीच में आ गया था। अपने जिगरी दोस्त को कई गोलियों का निशाना बनते देख नबी अहमद शाकिर मानो जुनूनी हो गया। उसने उस आतंकवादी को दोबारा गोलियां चलाने का मौका नहीं दिया और हवा में लहराकर उसने अपने सिर की एक जबरदस्त टक्कर उस आतंकवादी के थोबड़े पर जड़ दी। नतीजतन आतंकवादी के हाथ से उसकी गन छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वो खुद दूर जा गिरा। उस आतंकवादी के समझने से पहले ही जमीन पर कलाबाजियां खाते नबी अहमद शाकिर ने उसकी गन उठा ली और अगले ही पल उसने गन का मुंह उस आतंकवादी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। गन से बरसती गोलियों ने 1 मिनट में ही उस आतंकवादी के शरीर को छलनी कर डाला। आतंकवादी को लाश में बदलने के बाद नबी अहमद शाकिर तेजी से जमीन पर बेजान पड़े साजिद तक पहुंचा। उसने जमीन पर बैठकर साजिद के शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और बुक्का फाड़ के रो पड़ा। साजिद मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्या किया तूने? मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये क्या किया तूने? ये क्या किया? तभी वहां जमा हो गई भीड़ में से कोई बोला, हिंदुस्तानी दहशतगर्द न जाने किसकी जान लेंगे। इन दहशतगर्दों ने हमारे पाकिस्तान में आग लगा रखी है। ये सुनकर नबी अहमद शाकिर ने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को एक झटके से ऊपर उठाया और कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। दहशतगर्द ही उनका ईमान होता है और उनका मुल्क होता है।
वो ना हिंदुस्तानी होते हैं और ना ही पाकिस्तानी, वो तो दहशतगर्द होते हैं, सिर्फ दहशतगर्द। इतना कहकर नबी अहमद शाकिर एक बार फिर से अपने जिगरी दोस्त साजिद की लाश से लिपटकर किसी बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगा। हंसमुख मिलनसार और सभी के काम आने वाले साजिद की मौत की खबर जिसको भी मिली वो गमगीन हो गया। नबी अहमद शाकिर का तो बुरा हाल था, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहते हुए जब उसने अपने जिगरी यार साजिद के जनाजे को कंधा दिया तो उसने अपने कंधे से जनाजे को तभी उतरने दिया जब साजिद की मिट्टी को कब्र में उतारने का समय आया। साजिद के इंतकाल की वजह से नबी अहमद शाकिर का बुरा हाल था। जब से वो कब्रिस्तान से साजिद को दफन करके लौटा था तब से घर के कोने में गुमसुम सा बैठा हुआ था। हालांकि नन्हा दानिश कई बार उसके साथ खेलने का मन बनाकर उससे आ लिपटा था, लेकिन हर बार उसने उसे प्यार से अपने से दूर हटा दिया था। अमानत भी कम दुखी नहीं थी, लेकिन घर में जो चुप्पी छाई हुई थी, अमानत उसे तोड़ने का फैसला करती हुई बोली, मेरे लिए तो मेरा भाई, मेरा साथी, सब कुछ थे साजिद भाई। तुम्हारे ना होने पर मेरा और दानिश का बहुत ख्याल रखते थे। हमारी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैंने उन जैसा इंसान अभी तक नहीं देखा। गम इस बात का नहीं है बेगम कि वो चला गया। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन गम इस बात का है कि साजिद की जान मेरी वजह से गई। उसने मुझे बचाने के लिए उन गोलियों को अपने सीने पर झेल लिया जो मेरी मौत का सबब बनने जा रही थी। सही कह रहे हैं आप। अगर ये सही है तो क्या मैं साजिद की मौत का गुनहगार नहीं हूं बेगम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो अल्लाह की मर्जी थी, ये उसी का लिखा हुआ था। अल्लाह ने ही ये मुकर्रर किया हुआ था कि साजिद भाई का इंतकाल उस दहशतगर्द की गोलियों से हो। इसमें तुम्हारे गुनहगार होने की बात ही नहीं है। वैसे अगर साजिद भाई की मौत का किसी को गुनहगार ठहराना जायज भी है तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, जिसने अपने दहशतगर्दों को ये तालीम देकर पाकिस्तान भेजा है कि वो बेगुनाह आवाम का खून बहाते रहें। अमानत की बात सुनकर ऐसी हालत में भी नबी अहमद शाकिर बुरी तरीके से चौंक कर बोला, ये आप क्या कह रही हैं बेगम? वही जो सच है। साजिद भाई की मौत के असली गुनहगार हिंदुस्तान है। ना वो अपने दहशतगर्दों को दहशत मचाने के लिए यहाँ भेजता और ना साजिद भाई का शरीर गोलियों से छलनी होता। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि वो सभी जांच एजेंसियां कह रही हैं जिन्होंने दहशतगर्द की जांच करके ये इत्तला दी है कि उस दहशतगर्द का खतना नहीं हुआ है, यानी वो गैर मुस्लिम है। और इसी के साथ उसके पास से जो उसके आइडेंटिफिकेशन के कागज मिले हैं उसमें उसका नाम चंद्र प्रताप लिखा हुआ है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि वो दहशतगर्द उस सिंडिकेट का हिस्सा है जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशत फैलाने के लिए स्पॉन्सर कर रहा है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? जबकि सारा मुल्क, यहाँ तक कि हमारे वजीर आजम ने भी टेलीविजन पर दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही संयुक्त राष्ट्र की होने वाली मीटिंग में वो इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। ये सब गलत बातें हैं बेगम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, जिस बात को सारा मुल्क सही मान रहा है उसे आप गलत क्यों मान रहे हैं? जिस बात को हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा सच मान रहा है आप उसे झुटलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अमानत ने हैरानी से भरा वो सवाल किया तो बड़े ही शांत स्वर में नबी अहमद शाकिर बोला, देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी बात को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और हिंदुस्तान की वकालत भी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दहशतगर्द का ना कोई ईमान होता है और ना कोई मुल्क। मुझे पता है आप यही बात कहेंगे। यही बात आपने कल वाटर पार्क में मौजूद सैकड़ों लोगों के सामने भी कही थी। जानते हैं आपके इस बयान से कितनी किरकिरी हो रही है? जिसने भी आपका यह बयान सुना है वो यही कह रहा है कि नबी अहमद शाकिर में मुल्क की इज्जत करने का कोई जज्बा नहीं है। ऐसा नहीं है बेगम, हम अपने मुल्क के लिए किसी और से ज्यादा वफादार हैं, लेकिन जो बात सच है उसे कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है।
सच ये नहीं है मियाँ जो आप कह रहे हैं, सच वो है जिसे सारा मुल्क मान रहा है। खैर छोड़िए इस बात को। आपको कब्रिस्तान से आए हुए 3 घंटे हो गए हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं आपके लिए चाय बना दूं? पियेंगे? नहीं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। तो फिर ऐसा करें, यहाँ गुमसुम मत बैठिए। माना आपको अपने दोस्त की मौत का गहरा सदमा है, लेकिन इस तरह कैसे चलेगा? उठकर थोड़ा बाहर घूम कर आइए। बाहर की आबो हवा से दिमाग ठंडा भी होगा और दिल को सुकून भी मिलेगा। ठीक कह रही हो बेगम, मैं बाहर होकर आता हूँ। घर से बाहर निकलते ही नबी अहमद शाकिर के चेहरे पर भावनाएं हिलौरे ले रही थीं, लेकिन इन हिलौरों के बीच एक तूफान भी उसके चेहरे पर मौजूद था। एक ऐसा तूफान जो इम्तिहान देने के लिए बैठे उस विद्यार्थी के चेहरे पर होता है, जो अपने सामने मौजूद क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए हर क्वेश्चन का जवाब हासिल करने की कोशिश में होता है। उधर दूसरी तरफ भारत के पीएम हाउस में मौजूद भारत के प्रधानमंत्री लंच करने बैठे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने रोटी का एक निवाला मुंह में डाला, वैसे ही उनकी कलाई पर बंधी घड़ी ने कंपन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री तुरंत ही उस निवाले को चबाना छोड़कर उठ खड़े हुए और तेजी से सामने मौजूद अपने सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गए। रूम का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी की चाबी बाहर खींच ली। इसी के साथ उन्हें उधर से वो आवाज सुनाई दी, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। क्या हुआ बेटा? कहाँ तो तुम सालों हमसे बात नहीं करते, और कहाँ एक ही हफ्ते में तुमने ये दूसरी बार हमसे संबंध स्थापित किया है। कोई जरूरी बात? क्षमा चाहूंगा मान्यवर, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन मीडिया में आजकल पाकिस्तान में मारे गए चंद्र प्रताप नाम के आतंकवादी की जो चर्चा हो रही है, इससे पूरे विश्व में खबरों का बाजार गर्म है। हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो बेटा। यही ना कि दूसरे देशों का मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि चंद्र प्रताप नाम का वो आतंकवादी जिस संगठन के लिए काम करता है उसे हम प्रायोजित करते हैं, हम उसे फंडिंग देते हैं, यही ना? जी बिल्कुल, यही बात कहनी थी मुझे, क्योंकि इस खबर की वजह से हमारी बहुत किरकिरी हो रही है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दुश्मन देशों का मीडिया जो कह रहा है वो बकवास है, अनर्गल है। सच्चाई एकदम अलग है। पाकिस्तान और उस जैसे दूसरे हमारे दुश्मन देश हमें बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाए हुए हैं, जिसके तहत वो चंद्र प्रताप या उस जैसे दूसरे लोगों को फंडिंग करके उन्हें अपने देश में आतंक फैलाने का काम सौंपते हैं। जब ऐसे आतंकवादी पकड़े या मारे जाते हैं तो फर्जी सबूतों के बल पर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि वो आतंकवादी भारत के निवासी हैं और भारत सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई सबूत वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रख पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके वो सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं ठहर पाएंगे। लेकिन इस तरह के सबूत आम जनता की भावनाओं से खेलने के लिए काफी होते हैं, नफरत फैलाने के लिए काफी होते हैं, समझे? जी मान्यवर। एक बात और समझ लो, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और विश्व गुरु बनने के इस फॉर्मेट में आतंकवाद और खून खराबे की तिल भर भी जगह न कभी थी और न कभी रहेगी, समझे? जी मान्यवर, समझ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हारा मिशन आगे बढ़ा? जी नहीं मान्यवर, अभी सब कुछ पहले जैसा ही है। आशा है आने वाले शुक्रवार से मैं इस मिशन पर काम शुरू कर पाऊंगा। शाबाश, हमें तुम्हारी तरफ से शीघ्र ही कोई अच्छी सूचना मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। जी मान्यवर, मेरी बात यहीं समाप्त होती है। अब आप जाकर भोजन कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप भोजन करते करते उठकर मुझसे बात करने आए हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? बातें करते करते आप किसी चीज को चबा रहे हैं, और चूंकि ठीक 1:15 बजे आप भोजन करते हैं, तो इस समय आप जिस चीज को चबा रहे हैं वो रोटी के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं हो सकता। वाह, बारीक से बारीक बातों को नोट कर लेते हो तुम। तुम्हारी इसी काबिलियत की वजह से ही तो हमें ये विश्वास है कि समय चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन जो मिशन लेकर तुम निकले हो उसमें तुम हर हाल में सफल होगे। धन्यवाद आपका, ये विश्वास हर हाल में कामयाब रहेगा मान्यवर। जय हिंद। इतना कहकर उधर से आवाज आनी बंद हो गई, और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी घड़ी की चाबी को पहले की तरह अंदर किया और अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकलकर लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए।
जुम्मे की नमाज की अजान होते ही नबी अहमद शाकिर अपने घर से नहा धोकर जुम्मे की नमाज पढ़ने मोहल्ले की मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी वो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी एक भिखारन औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। वो जल्दी से बोला, अम्मा सामने से हटिए, नमाज का वक्त हो रहा है। इंशाअल्लाह नमाज के बाद आपको कुछ दूंगा। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि कुछ देने आई हूँ। क्या मतलब? जवाब देने की जगह उस भिखारिन ने नबी अहमद शाकिर के हाथ में वो कागज का टुकड़ा रख दिया और बोली, मुझे जो तुझे देना था वो दे दिया, बाकी तू जाने या ऊपर वाला। भिखारन किस ऊपर वाले की बात कर रही थी इसका पता नबी अहमद शाकिर को उस कागज को खोलते ही चल गया। कागज के टुकड़े पर जो लिखा था उसे पढ़ते हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया, जुमे की नमाज के बाद वहां मिलो जहां वक्त रहता है, काले साए में। कागज पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के बाद नबी अहमद शाकिर ने उस कागज को सैकड़ों टुकड़ों में फाड़कर नाली में बहा दिया और मुस्कुराता हुआ वजू खाने की तरफ बढ़ गया। वजू करने के बाद नबी अहमद शाकिर ने पहले जुमे की 2 फर्ज नमाज अदा की और फिर जौहर की 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल पढ़ने के बाद दुआ मांगकर मस्जिद से बाहर आ गया और मस्जिद की सीढ़ियां उतरकर सामने खड़े एक रिक्शे वाले के पास पहुंचकर बोला, घंटा घर चलोगे भाई? चलेंगे जनाब, बैठिए। नबी अहमद शाकिर के रिक्शे में बैठते ही रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा आगे बढ़ा दिया। ठीक 30 मिनट बाद नबी अहमद शाकिर शहर के घंटा घर के पास मौजूद था। उसने रिक्शे वाले को भाड़े के पैसे दिए और दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डालकर आराम से टहलता हुआ ठीक उस पिलर के नीचे जा पहुंचा जिसके ऊपर वाले सिरे पर एक बड़ी घड़ी लगी हुई थी। वहां सैकड़ों लोग अपने कामों से इधर उधर आ जा रहे थे। नबी अहमद शाकिर ने अपनी नजर लोगों पर डाली और जल्द ही उसे अपने मतलब का आदमी नजर आया। वो घंटा घर के पिलर से पीठ लगाकर बैठा हुआ था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। नबी अहमद शाकिर उसे देखकर मुस्कुराया और टहलता हुआ उस आदमी के पास जा पहुंचा और जैसे वो बैठा था वैसे ही खुद भी उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय दोनों वैसे ही बैठे रहे। फिर वो काले कपड़े वाला आदमी बोला, घंटा घर पर सही पहुंचे, कागज के पुर्जे पर लिखे को खूब समझे। इसमें समझने की क्या बात है दोस्त, इस शहर में वक्त यही घंटा घर पर मिलता है और काले साए का सीधा सा मतलब उन काले कपड़ों से है जो तुमने पहन रखे हैं। इसीलिए तुम्हें देखकर मैं यहाँ आ पहुंचा। किस लिए बुलाया है? तुम शायद मिशन पोखरण को भूल गए हो। आज जुमा है और तुम्हें आज उस मिशन के लिए निकलना है, लेकिन इस बीच तुमने इसके लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, तो तुम्हें ये सब याद दिलाने और समझाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है जनाब। मैं जानता हूँ मेरा फर्ज क्या है, मेरा काम क्या क्या है, लेकिन एक दोस्त के इंतकाल ने मुझे झकझोर के रख दिया है, इसलिए पिछले दिनों मैं उसी के लिए परेशान रहा। बॉस को तुम्हारे उस मरहूम दोस्त की भी खबर है और इसकी भी खबर है कि उसके फौत होने पर तुमने क्या बयान दिया था। मेरा वो बयान मेरी मुल्क फरोशी की निशानदेही नहीं है, वो मेरी वतन परस्ती से दीगर मेरी इंसान परस्ती के करीब का बयान है। चलिए छोड़िए उस बयान को, हमें तुम्हारे जाती बयान से कुछ नहीं लेना। तुम अपनी तैयारी के बारे में बताओ। मैं तैयार हूँ पूरी तरह। आज रात ठीक 11 बजे मैं कराची एयरपोर्ट पर मौजूद रहूंगा, जहां से मुझे हिंदुस्तान के मुंबई शहर की फ्लाइट पकड़नी है। फिर नबी अहमद शाकिर बड़ी ही लापरवाही से वहां से उठता हुआ बोला, आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया, इसके लिए शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बॉस को शुक्रिया के साथ साथ मेरा सलाम भी कह देना और ये भी कह देना कि अल्लाह ने चाहा तो मिशन पोखरण की कामयाबी के बाद मैं उनके इस्तकबाल में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। नबी अहमद शाकिर ने इतना कहा और पहले की तरह ही लापरवाही से अपनी पैंट की जेबों में दोनों हाथों को डालकर सीटी बजाता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद अमानत हैरानी से नबी अहमद शाकिर का मुंह देखते हुए बोल रही थी, ये आप कह रहे हैं? नबी अहमद शाकिर ने बड़े ही प्यार से अमानत का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और बोला, मेरे हमदम, आप वही सुन रही हैं जो हमने कहा है, और हमने ये कहा कि अचानक हमारी छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं, हमें तुरंत ही वापस काम पर लौटना होगा। ये तो जुल्म है हम पर। साजिद भाई के इंतकाल के बाद हम दोनों इतने सदमे में रहे हैं कि पास बैठकर तो प्यार की बातें भी नहीं कर पाए हैं, और ऐसे में आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। ये कहकर आप हम पर जुल्म कर रहे हैं। अगर ये सब हमने अपने दिल से कहा होता तो सचमुच ही आप पर जुल्म होता मेरी जान, लेकिन काम चाह रहा है कि हम आपसे ऐसा ही कहें, तो हमने आपसे ऐसा कहा।
बाखुदा हम भी आपसे बिछड़ना नहीं चाहते। आप एक लंबी छुट्टी लेकर आए थे, फिर ये काम। देखिए, आप जानती हैं कि हम फिल्मों में काम करते हैं और फिल्मों में काम के दिनों और घंटों की मिल्कियत हीरो और हीरोइन के हाथों में होती है। इस वक्त हमारी जो फिल्म चल रही है उसकी हीरोइन ने अचानक अगले महीने शादी करने का फैसला कर लिया है। उसने प्रोड्यूसर को ये अल्टीमेटम दिया है कि अगले 25 दिनों में वो अपनी सारी शूटिंग पूरी कर ले। इसी इमरजेंसी के चलते प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने फिल्म की पूरी कास्ट और यूनिट को रिकॉल किया है। जो वक्त से वापस नहीं पहुंचेगा उसकी फिल्म से छुट्टी। आग लगे इस हीरोइन की शक्ल पर। कमबख्त अपना घर बसाने के लिए हमारे घर में आग लगा रही है। अरे इससे ज्यादा अमानत कुछ और नहीं बोल पाई, क्योंकि नबी अहमद शाकिर ने अपने हाथ में थमे उसके चेहरे को आगे बढ़कर अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसकी बोलती बंद कर दी। उसी रात 11:30 बजे कराची एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली उस फ्लाइट में नबी अहमद शाकिर एक हिंदुस्तानी बिजनेसमैन रविचंद्र के रूप में नजर आ रहा था। फ्लाइट में वो कितनों की नजर में था ये वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो नजरें भी नहीं जानती थी कि इस समय नबी अहमद शाकिर की आंखों में जो चमक थी उसका क्या राज था। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद इमिग्रेशन ऑफिसर ने सामने खड़े युवक के चेहरे का मिलान अपने हाथों में मौजूद पासपोर्ट में लगे फोटो से किया और बड़ी ही शालीनता से पूछा, आपका नाम? रविचंद्र कौशिक। फादर नेम श्री चंद्र कौशिक, एज 28। पाकिस्तान जाने की खास वजह? मैं एक्टर हूँ। जैसे पाकिस्तान के एक्टर भारत की फिल्मों में रोल करने आते हैं, वैसे ही मैं पाकिस्तान की फिल्मों में रोल करने जाता हूँ। अभी स्ट्रगलर हूँ, पर्दे पर आने में टाइम लगेगा। रविचंद्र कौशिक नाम से उस युवक की बातों से संतुष्ट होकर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट उसे वापस थमाया और बोला, ओके, यू मे गो। थैंक्स। कहते हुए रविचंद्र कौशिक ने इमिग्रेशन ऑफिसर से अपना पासपोर्ट लिया और इमिग्रेशन बैरियर पार करके लगेज लाउंज की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद अपने लगेज के साथ अराइवल लाउंज से बाहर आता रविचंद्र कौशिक अपने आप से ही कह रहा था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान का मेरा सफर पूरा हो गया। अब यहाँ से मुझे राजस्थान के श्री गंगानगर पहुँचना है। भारत की राजधानी दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान के अन्न का कटोरा के नाम से मशहूर श्री गंगानगर, जिसके रेलवे स्टेशन पर अभी भी पहुंची उस ट्रेन से अपने बड़े बैग के साथ रविचंद्र कौशिक स्टेशन पर उतरा। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, एक ऑटो वाला तेजी से उसके पास पहुंचकर बोला, पधारो सा, आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। कहाँ लेकर जाओगे भाई? वो आप बताइए ना साहिब, जहाँ आप बताएंगे हम आपको लेकर चलेंगे। रविचंद्र कौशिक ने एक पल के लिए ऑटो वाले की आंखों में झांका और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है चलो। और फिर उसने अपना बैग उस ऑटो में रख दिया और खुद भी उसमें बैठ गया। ऑटो वाले ने अपना ऑटो आगे बढ़ा दिया। इस समय ऑटो श्री गंगानगर के कचहरी रोड पर दौड़ रहा था। तभी रविचंद्र कौशिक ने ऑटो वाले से कहा, तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन काम अच्छे से नहीं चलता, परफेक्ट होने से चलता है। मतलब? मेरे स्टेशन के बाहर निकलते ही मेरे पास पहुंचकर तुमने ऑटो वाले की सारी एक्टिंग का कूड़ा कर डाला। तुम जिस तेजी से मेरे पास पहुंचे उसका सीधा सा मतलब ये था कि तुम पहले से ही मुझे पहचानते हो, जबकि मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। किसी ने इस बात को नोट कर लिया होता तो सारा गुड़गोबर हो जाता। ऑटो चालक ने हैरानी से बोलना चाहा तो रविचंद्र कौशिक उससे बोलने का मौका दिए बगैर आगे बोला, एक बात और कहनी है, तुम्हारी बाईं वाली आंख की पलकें बहुत देर बाद झपकती हैं। गौर से देखकर कोई भी इस बात को नोट कर सकता है और इस बात का पता लगा सकता है कि तुम्हारी बाईं आंख नकली है, जनाब शराफत अली साहब। ऑटो वाले के भेष में मौजूद पाकिस्तानी ISI का धुरंधर जासूस शराफत अली हैरानी से बोला, कमाल है, इतनी एहतियात के बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। आपको पहचान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है जनाब। वैसे मेहरबानी करके अपनी उन कमियों पर भी ध्यान दीजिए जिनके बारे में मैंने आपको बताया, फिर शायद आपको पहचान लेना बहुत मुश्किल होगा। तभी अचानक उस ऑटो वाले ने एक दूसरे मोड़ पर ऑटो घुमाया और रविचंद्र कौशिक बोला, आपने इस सड़क पर ऑटो मोड़कर ये साबित कर दिया है कि आप मुझे वहां नहीं ले जा रहे जहां मुझे जाना चाहिए, बल्कि आप मुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं, शायद अनूपगढ़ किले में। कैसे जाना? वैसे तो ये सड़क कई छोटे बड़े कस्बों से गुजरती है, लेकिन ये सीधी अनूपगढ़ किले तक भी जाती है और हम जैसे लोगों का ठिकाना सिर्फ अनूपगढ़ किला ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ टूरिस्टों की आवाजाही बहुत है।
इस शहर में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां हम जैसे लोग खप सकते हैं। बहुत कुछ जानते हो श्री गंगानगर के बारे में। क्यों नहीं जानूंगा मैं इस शहर के बारे में। मेरे बचपन का एक एक पल गुजरा है इस शहर में। मैं इसी शहर की गलियों में खेलकर बड़ा हुआ हूँ। क्या नबी अहमद शाकिर ऐसा कह सकता है? पता नहीं, क्योंकि इस समय दुनिया में नबी अहमद शाकिर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस समय दुनिया में कोई अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ रविचंद्र कौशिक है। वो रविचंद्र कौशिक जो श्री गंगानगर की आबो हवा का मुरीद है, उसके एक एक कण का आभारी है। लगता है रविचंद्र कौशिक का रंग तुम पर पूरी तरह से चढ़ गया है। रवि कौशिक मुस्कुराया और बोला, तुम नहीं समझोगे इस रंग को। खैर छोड़ो, अपनी बताओ, तुम यहाँ किस लिए मौजूद हो? जैसा कि प्लान में डिस्कस किया गया था कि इस मिशन पर मैं तुमसे अलग रहकर स्लीपर सेल की तरह काम करूंगा, तुम्हारे हेल्पर के रूप में। श्री गंगानगर की जो जेल हमारी टारगेट है, उसका लेआउट प्लान तुम्हें मुझसे ही मिलेगा। ठीक है, जब मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और वहां दूसरे ऑटो वालों से पूछ लूंगा कि ऑटो ड्राइवर सुरेश मीणा कहां मिलेगा। रविचंद्र कौशिक ने ये कहा तो ऑटो वाले के रूप में मौजूद शराफत अली हैरान रह गया। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अभी तक तुम्हें अपना हिंदुस्तानी नाम नहीं बताया। फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम्हारा ऑटो ड्राइवर का बैज तुम्हारी जेब के ऊपर लटक रहा है। उसे देखकर कोई भी तुम्हारा नाम जान सकता है। वैसे अब ये हैरानी छोड़कर एक मेहरबानी करें, मुझे मेरे घर छोड़ दें। मुझे अनूपगढ़ का किला देखने का कोई शौक नहीं है। ओके। ये कहकर ऑटो वाले ने ऑटो को एक नई सड़क पर मोड़ दिया। जल्द ही शहर में पहुंचकर रविचंद्र कौशिक ने ऑटो एक जगह रुकवा दिया। मैं यहीं उतरूंगा। ये सुखमनी पार्क है। मेरे ख्याल से तुम्हारा घर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर नेहरू पार्क के कौशिक मोहल्ले में है। तुम आधा किलोमीटर पहले क्यों उतर रहे हो? सवारी कहाँ उतरती है, ऑटो वाले को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ अपने भाड़े से मतलब होना चाहिए। ये कहते हुए रविचंद्र कौशिक ने 100 रुपए का एक नोट निकालकर ऑटो वाले के हाथ में रख दिया। कीप द चेंज। और फिर रविचंद्र कौशिक ने अपना बैग ऑटो से उठाया और उसे लेकर सुखमनी पार्क की तरफ बढ़ गया। सुखमनी पार्क के बीचों बीच बनी वो झील जब रविचंद्र कौशिक को नजर आई तो वो मंत्रमुग्ध सा उस झील की तरफ बढ़ने लगा। झील में ज्यादा पानी नहीं था, इसलिए कुछ छोटे बच्चे उसमें नहा रहे थे। झील में नहाते उन बच्चों को एक टक देखता हुआ रविचंद्र कौशिक जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा, वैसे ही एक बच्चा उसे देखकर चिल्लाया, चौकीदार आ गए रे, भागो। सारे बच्चे झील के पानी से निकले और किनारे पर रखे अपने अपने कपड़े उठाकर भाग खड़े हुए। इसी भाग दौड़ में एक बच्चे का गीला कच्छा कब उसकी कमर से सरक गया उसे पता ही नहीं चला। उसका पिछला हिस्सा नंगा हो गया और कच्छा उसके पैरों से उलझने लगा, लेकिन तब भी उसके भागने की रफ्तार कम न हुई। उस बच्चे की हालत देखकर रविचंद्र के होंठों पर एक ऐसी मुस्कान और आंखों में ऐसे भाव आए जो इस बात की चुगली कर रहे थे कि जैसा उस बच्चे के साथ गुजर रहा था, ठीक वैसा ही उसके साथ भी गुजरा था 18 साल पहले। तेजी से भाग ले रवि बेटा, तेरी मम्मी छड़ी लेकर तेरे पीछे है। अगर उसके हाथ आ गया तू तो तेरे पिछवाड़े की सारी खाल उतार देगी वो। तालाब से निकलकर आगे भागते उस 12 साल के लड़के ने अपने पीछे भाग कर आते उस 10 साल के लड़के से बोला, अरे भाग तो मैं तेजी से रहा हूँ भाया, लेकिन ये साला मेरा कच्छा बार बार पिछवाड़े से उतर जाता है। बार बार उतरते अपने गीले कच्छे को संभाल कर भागते हुए रवि नाम के उस 10 साल के लड़के ने कहा। पीछे सचमुच अपने हाथ में छड़ी लिए रवि की माँ थी जो भागते भागते रुक गई थी। 1000 बार मना किया है इस तालाब में मत नहाया कर, पर बाप कणा का मानता ही कोनी। इफ तू भागकर बच गया, घर पहुंच, फिर तेरी खबर लूंगी। आगे भागता लड़का अपने पीछे आते रवि से बोला, बेटा रवि, आज तेरी खैर नहीं, तेरी मम्मी घर पर तेरी बहुत धुनाई करेगी। मम्मी जो कर सकती थी यही कर सकती थी, घर पे ना कुछ होने वाला, क्योंकि घर पे बापू बैठा हुआ है। वो मेरे लिए मम्मी का सारा गुस्सा झेल लेंगे। तू अपने घर पहुंच, मैं अपने घर जाता हूँ। आपको अपने घर नहीं जाना। अपने पीछे से आई उस आवाज को सुनकर रविचंद्र कौशिक चौंका। उसने मुड़कर देखा तो पीछे खड़ा पार्क का चौकीदार उससे कह रहा था, मैंने कहा साहब, पार्क के बंद होने का समय हो गया है, आपको घर नहीं जाना क्या? घर? हाँ, घर तो जाना है। रविचंद्र कौशिक ने इतना कहा और सुखमनी पार्क से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया, इस बात से बेखबर कि 2 जोड़ी आंखें लगातार उसका पीछा कर रही हैं।
श्री गंगानगर के नेहरू पार्क इलाके में मौजूद कौशिक मोहल्ले के उस बड़े घर के सामने खड़ा रविचंद्र कौशिक उस घर के चप्पे चप्पे को मंत्रमुग्ध सा देख रहा था। घर का दरवाजा बंद था। उसने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से दरवाजे के दोनों पल्लों को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुलता चला गया। उसे सामने एक बड़ा दलान दिखाई दिया। उसने दरवाजे को पार करके धीरे से दलान में कदम रखा और इसी के साथ मानो उसके कानों में वो आवाज गूंज उठी जो 18 साल पहले की आवाज थी। चुपके से घर में घुस रहा है तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ जा, आज तेरी खाल उधेड़कर अच्छे से पूछती हूँ कि तू उस तालाब में नहाने क्यों गया था। जैसे ही नन्हे रवि ने दरवाजे को पार कर दलान में कदम रखा, वैसे ही उसके कानों से माँ की आवाज टकराई। माँ ने आगे बढ़कर रवि का कान पकड़ लिया और अपने हाथों में थमी छड़ी का तेज प्रहार वो रवि पर करने ही वाली थी कि तभी वहां रवि के बापू आ गए। ये के जुल्म कर रही है भली मानस? एक तो तेरा छोरा तेरी लंबी उम्र के लिए सुखमनी तालाब में नहा कर आया है, ऊपर से तू उसे डांट रही है। माँ है कि कसाई? क्या मतलब? देख, जिस सुखमनी तालाब में तेरा छोरा नहा कर आया है वो कोई साधारण तालाब नहीं है। उस तालाब के लिए ये मान्यता है कि जो भी मासूम छोरा उसमें रोज नहाएगा उसकी माँ 100 साल तक जिएगी। तो आपने पता है रवि रोज उस तालाब में नहाने जाता है? ले, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैंने ही तो इसे बोला था कि बेटा रोज सुखमणी तालाब में नहा कर आइयो ताकि तेरी माँ की उम्र 100 साल हो जाएगी। मेरी बात सुनकर रवि तो बोलता था कि बापू मैं रोज 4 बार इस तालाब में नहा कर आऊंगा ताकि मेरी माँ 400 साल तक जिए। छोरा तेरी लंबी उम्र में लगा हुआ है और तू उसे मारने में। ये जुल्म नहीं है पगली? माँ ने झट से अपने हाथ से छड़ी फेंकी और बोली, वो अगर ऐसी बात है तो सचमुच मेरे हाथों से पाप हो रहा था। खाटू श्याम बाबा मुझे माफ करें। चल कोई बात नहीं, मैंने बीच में आकर तुझे ये पाप करने से रोक लिया। अब इसका कान छोड़ और इसके लिए कुछ खाने को लेके आ। माँ ने तुरंत ही रवि का कान छोड़ा और रसोई की तरफ दौड़ गई। मैं अभी अपने छोरे के लिए चूरमा बाटी खाने के लिए लेकर आती हूँ। जैसे ही माँ रसोई में घुसी वैसे ही बापू ने आगे बढ़कर रवि का कान पकड़ लिया और बोले, तू बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। अब मैं कब तक तुझे बचाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ता रहूंगा? कब तक तेरे लिए झूठ पर झूठ बोलता रहूंगा? तू मेरा बापू ना है? अरे बापू तो हूँ मैं, लेकिन तेरी तरह नाटकबाज नहीं हूँ। अरे नाटक से याद आया बापू, कल मेरे स्कूल में शहीद आजम भगत सिंह के नाटक का मंचन हो रहा है जिसमें मैं भगत सिंह का रोल कर रहा हूँ। मुझे उसकी तैयारी करनी है। मम्मी से बोलो चूरमा जल्दी से लाए। तभी एक तरफ से गूंजी उस आवाज ने रविचंद्र कौशिक को चौंका दिया। मैं तेरे लिए खाना ले आई हूँ, अभी खाएगा या हाथ मुंह धोकर? उसने आवाज की दिशा में देखा तो वहां वो 50 वर्षीय महिला दिखाई दी जो घर की रसोई से खाने की थाली लेकर बाहर आती हुई उससे बोल रही थी। उस महिला को गौर से देखने के बाद रविचंद्र कौशिक के मुंह से निकला, सलमा आंटी है ना आप? सही पहचाना, 100% सलमा। मैं तेरी सलमा आंटी ही हूँ। तुम्हारे परिवार के इस घर से जाने के बाद में ही तुम्हारे इस घर की सारी देखभाल करती हूँ। इस घर का कोना कोना, खासकर तेरा कमरा, आज भी वैसा ही है जैसा तू छोड़ कर गया था। आप तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। ले, जब तू बित्ते भर से कड़क जवान हो गया तो मैं बूढ़ी नहीं होंगी। वैसे मुझे लगता है मैं जल्दी ही बूढ़ी हो गई। अगर आज भी जवान होती तो कम से कम तुझसे शादी तो कर लेती। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल। वैसे भी आपकी बात को गलत कहकर अपने गाल पर तेज चिकोटी कौन कटवाएगा? अच्छा, तुझे मेरी वो चिकोटी याद है? मुझे हर चीज याद है। कैसे आप और मम्मी एक दूसरे के बालों से जुएं निकालती थी, कैसे आप ईद पर हमें सेवइयां खिलाती थी, कैसे आप होली वाले दिन बापू को रंग लगाकर लाल कर देती थी। वाह वाह, तुझे तो सब याद है। फिर तो तुझे ये भी याद होगा कि कैसे मैं तेरे कमरे में लगी शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर को तेरे साथ मिलकर सल्यूट मारती थी, बिल्कुल फौजी स्टाइल में। वैसे बुढ़ापे ने कई चीजें बुला दी है, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल नहीं बोली हूँ। पूछ क्या? बताइए। बचपन में तूने जब से अपने कमरे में शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाई थी तो उस पर रोज नई ताजी फूलों की माला चढ़ाता था। तेरे जाने के बाद मैंने ये काम रोज किया है। आज सुबह ही मैंने ताजे फूलों की माला
शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पर चढ़ाई है। खाना खाकर अपने कमरे में जाकर देख लियो। मैं अभी अपना घर देखकर वापस आती हूँ। और फिर खाने की थाली रविचंद्र कौशिक के हाथ में थमाकर सलमा आंटी वहां से बाहर निकल गई। रविचंद्र ने जल्दी जल्दी खाने को कुछ ही कौर में खत्म किया और एक तरफ बने उस छोटे से कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में घुसते ही उसे सामने दीवार पर शहीद आजम भगत सिंह की वो बड़ी तस्वीर लगी दिखाई दी, जिस पर ताजे फूलों की माला टंगी हुई थी। वो अपलक उस तस्वीर को देखता रह गया। इसी के साथ उसके जहन में वो तस्वीर भी उतरने लगी। 10 साल का रवि भगत सिंह बना हुआ स्कूल की स्टेज पर बनी जेल की सलाखों के पीछे मौजूद सामने खड़ी अपनी माँ से कह रहा था, तू रो रही है ना? मत रो मेरी माँ, मत रो। माना कि तेरे इस लाल को फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन ये बात रोने की नहीं बल्कि खुशियाँ मनाने की है, क्योंकि ये तो तेरे बेटे का अहोभाग्य है कि वो देश के काम आ रहा है। देख माँ, एक दिन तेरे बेटे की ये शहादत ऐसा रंग लाएगी कि देश का बच्चा बच्चा भगत सिंह बनकर अंग्रेजों के सामने खड़ा होगा और उनके साम्राज्य को उखाड़कर आज़ादी का परचम लहराएगा। उस दिन तेरे सैकड़ों लाल, सैकड़ों भगत सिंह मौजूद होंगे। तू जिसे चाहे उसे अपना भगत सिंह समझकर अपने सीने से लगा लेना। इसीलिए अब रोना छोड़ और मेरे साथ बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर के आगे खड़े रविचंद्र कौशिक के मुंह से अनायास ही निकला, और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही उसके पीछे से कई स्वर एक साथ गूंज उठे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपने पीछे गूंजे इस नारे को सुनकर रविचंद्र कौशिक एक झटके से पीछे पलटा। पीछे खड़े लोगों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी से भरकर बोला, तू साले चुपचाप गायब हो गया था और चुपचाप ही वापस आ गया, लेकिन अब तेरे यहाँ आने की खबर कहाँ छिपने वाली थी? सलमा आंटी ने पूरे मोहल्ले में बता दिया कि तू वापस आ गया है, और ये सुनकर हमारा यहाँ पहुँचना लाजमी था। आखिर हमारा बचपन का यार, हमारा रवि है तू। रविचंद्र कौशिक बड़ी ही गर्मजोशी से सभी से मिला। वो अपने सभी दोस्तों से ठीक वैसे ही गले मिल रहा था जैसे लंबे वनवास से लौटने के बाद राम और भरत मिले थे। पर इस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि पास ही मौजूद एक घर की खिड़की से सटी एक शक्तिशाली दूरबीन की मदद से सब देखा जा रहा था। और जो शख्स ये सब देख रहा था वो अपने मोबाइल पर बहुत धीरे धीरे कह रहा था, अली साहब, वो तो सभी से ऐसे मिल रहा है जैसे वो बचपन से ही सभी को जानता है। उसने जरा भी किसी को इसका शक नहीं होने दिया है कि वो रविचंद्र कौशिक के रूप में एक पाकिस्तानी एजेंट है। वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही करता है। वो काम को अच्छे ढंग से नहीं बल्कि परफेक्ट ढंग से करता है। वो परफेक्शनिस्ट है। उसका यही अंदाज हमें मिशन पोखरण में कामयाबी दिलाएगा, और ऐसा होने में अब ज्यादा दिन नहीं है। बरसों से बिछड़े हुए 4 दोस्त मिले तो गिले शिकवे हुए, शिकायतें हुई, और फिर अच्छा ये बता रवि, तू इतने दिन था कहाँ? क्या कर रहा था? लाइफ में कोई अचीवमेंट किया भी है या नहीं? ये एक लंबी कहानी है मेरे दोस्त। सुनाने बैठूंगा तो कई रातें इसी में निकल जाएंगी, इसीलिए ये बातें फिर कभी। अभी ये बताओ कि आज शाम का क्या प्रोग्राम है? मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और क्या। मौज मस्ती करना और खाना तक तो ठीक है, लेकिन भैया पीना अपने बस की बात नहीं है। लो कर लो बात, यानी पैग शैग लगाने से तू दूर है? जी हाँ, ठीक उतना ही दूर कॉलेज के टाइम में जितना दूर तुझसे सुखविंदर कौर रहती थी। ओए बकवास ना कर। सुखविंदर मुझसे इसीलिए दूर नहीं रहती थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो इसलिए दूर रहती थी कि मैं प्याज बहुत खाता था और प्याज की बदबू मेरे मुंह से हर समय आती रहती थी। अच्छा, उसने ये बात तुझे कब बताई? जब वो अपने तीसरे बच्चे की डिलीवरी कराने उस अस्पताल में आई जिसमें ये नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। जब तक वो अस्पताल में रही, इसने उसकी बहुत सेवा की। जाते जाते वो इसे ये बात भी बता गई और साथ में ये भी कह गई कि भैया भांजे के नामकरण में जरूर आना। इस बात पर सभी ने जोरदार ठहाका लगाया तो वो बोला, रवि यार, तू सुखविंदर का नाम लेकर मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। अपनी बता
तेरा किसी कुड़ी नाल टांका फिट हुआ कि नहीं? नो पैगशग, नो कुड़ी शुड़ी। क्या बात कर रहा है? यानी किसी हसीना से अभी तक तेरा पाला नहीं पड़ा? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये भी एक लंबी कहानी है जो किसी दिन दूसरी लंबी कहानी के साथ ही सुनाऊंगा। भाई इस मौज मस्ती के चक्कर में मेरा इनविटेशन मत भूल जाना। कल तुम सबको मेरे साथ जयपुर चलना है। वहाँ श्री राम रंगशाला में होने वाले एक बहुत बड़े नाटक में मैंने हिस्सा लेना है। तुम चारों उस नाटक को देखने वाले होगे तो कम से कम मुझे 4 लोगों की तालियां तो मिलेंगी। तू चिंता मत कर, कल सुबह हम तेरे साथ जयपुर चल रहे हैं। अगले दिन शाम को जयपुर के श्री राम रंगशाला ऑडिटोरियम में होने वाले नाटक को देखकर सभी दर्शक आनंद ले रहे थे। रविचंद्र कौशिक भी अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था, लेकिन उसकी आंखों के सामने मंच पर होते नाटक में कोई रस नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें तो खोई हुई थीं इस मंच पर होने वाले उस देशभक्ति नाटक में जो कुछ साल पहले खेला गया था, जिसमें 18 वर्षीय रवि नामक युवक हिंदुस्तानी सिपाही का रोल कर रहा था। और इस समय वो मंच पर जो डायलॉग बोल रहा था उससे सारा ऑडिटोरियम गूंज रहा था। हमारा देश शांति का दूत कहा जाता है। शांति हमेशा बनी रहे, हमारे देश का बच्चा बच्चा इसकी कोशिश में लगा रहता है। लेकिन तुम हमारे देश में अशांति फैलाने के अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे। हमारे घर में घुसकर हमें मारना इतना आसान नहीं है। इस कोशिश में तुम्हारी जान चली जाएगी। पाकिस्तानी सिपाही की ड्रेस पहने उस कलाकार ने पूरे जोश से कहा तो रवि नामक वो हिंदुस्तानी सिपाही गरज कर बोला, जान जाने के डर से हिंदुस्तानी नहीं डरते। अपने देश की रक्षा के लिए हम हिंदुस्तानी अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तानियों में इतनी हिम्मत भी है कि अपने देश के लिए दुश्मन के खून को पानी की तरह बहा सकते हैं। इतना कहकर हिंदुस्तानी सिपाही का रोल करने वाले रवि नामक उस युवक ने अपने हाथ में थमी नकली गन को उस पाकिस्तानी सिपाहियों की तरफ तानकर उन पर गोलियां बरसाने की एक्टिंग करना शुरू कर दी। लाउडस्पीकर पर गोलियों के चलने की आवाज गूंजी और दोनों पाकिस्तानी सिपाही की एक्टिंग करने वाले कलाकार पछाड़ खाकर मंच की जमीन पर गिर गए। इसी के साथ नाटक खत्म हो गया। लेकिन इस नाटक के खत्म होने के साथ ही रवि नामक उस युवक के जीवन में एक ऐसे नाटक की शुरुआत हो गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। नाटक के बाद रवि जब थिएटर से बाहर आया तो एक रौबदार व्यक्ति ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, तुम्हारा जन्म देश के काम करने के लिए हुआ है। रवि ने हैरानी से उस व्यक्ति को देखा और बोला, कौन मान्यवर, और आप ये क्या कह रहे हैं? पता चल जाएगा, मेरे साथ चलो। उसने बड़े ही रहस्यमयी ढंग से अपनी बात कही। रवि अभी उसे मना ही करने वाला था कि तभी पीछे से आकर 2 हट्टे कट्टे लोगों ने रवि को मजबूती से पकड़ लिया। बॉस के साथ कार में बैठो। ये सब क्या है? हड़बड़ाए रवि ने उनका विरोध करना चाहा, लेकिन उन्होंने पास ही खड़ी एक काली कार का दरवाजा खोलकर रवि को उसमें धकेल दिया। कार में पहले से ही मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। इसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दो और कार को यहाँ से आगे बढ़ाओ। तुरंत ही एक काले थैले को सिर के ऊपर से डालकर रवि की आंखें और चेहरे को ढक दिया गया और इसी के साथ कार एक झटके से आगे बढ़ गई। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? रविचंद्र कौशिक का बाजू पकड़कर हिलाते हुए उसका एक दोस्त बोला, नाटक खत्म हो गया है, सभी लोग अपनी सीट से खड़े होकर जाने के लिए तैयार हैं और आप अभी तक न जाने कहाँ खोए सीट पर बैठे हुए हैं। चलना नहीं है क्या? दूसरे दोस्त ने रविचंद्र कौशिक से बोला तो वो एक झटके से अपनी सीट से उठ गया और जल्दी से बोला, चलना क्यों नहीं है, चलो। अपने आप को ख्यालों की दुनिया से बाहर लाता रविचंद्र कौशिक अपने चारों दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम से बाहर की तरफ चल दिया। जल्द ही रविचंद्र कौशिक अपने चारों दोस्तों के साथ जयपुर के हवा महल के सामने मौज मस्ती करता नजर आ रहा था। जानते हो, इस हवा महल को सन 1799 में राजा सवाई माधो प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन किस लिए बनवाया था ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अच्छा बता, वो बात जो सिर्फ तू जानता है। इसलिए ताकि आज के दिन हम 5 हरामखोर मुस्टंडे दोस्त यहाँ आकर मौज मस्ती कर सकें। रविचंद्र कौशिक की इस बात पर सभी दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगे। ठीक तभी वहां एक गरीब और फटे हाल महिला अपने हाथों में पेन लेकर आ पहुंची और दयनीय स्वर में बोली, साहब, गरीब औरत हूँ, एक पेन खरीद लो तो एक टाइम की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। अम्मा आगे जाओ, हमें पेन नहीं खरीदना।
एक दोस्त ने मना किया तो वो महिला रविचंद्र कौशिक के सामने पहुंच गई। साहब आप ये पेन जरूर ले लो, देखो ये बहुत अच्छा लिखता है, मैं आपको इससे लिखकर दिखाती हूँ। इतना कहकर उस महिला ने अपने दूसरे हाथों में थमे कागज के पैड पर कुछ अक्षर लिखे और उन्हें रविचंद्र कौशिक को दिखाते हुए बोली, देखो साहिब, देखो ये पेन कितना अच्छा लिखता है। मैंने इस कागज पर कई अक्षर लिखे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं रुका है। एक बार देख तो लो साहिब। उस महिला ने वो लिखा हुआ कागज और पेन जबरदस्ती रविचंद्र कौशिक के हाथ में थमा दिया। अब रविचंद्र कौशिक ने बड़े गौर से उस महिला के चेहरे की तरफ देखा और फिर कागज पर लिखे अक्षरों को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही पलों बाद उसने कागज और पेन उस महिला को वापस लौटाते हुए कहा, माई हमें ये नहीं लेना तो नहीं लेना, आप कहीं और जाकर इसे बेचिए। अब महिला ने उससे पेन खरीदने की और जिद नहीं की, वो आगे बढ़ गई। आगे बढ़ती उस महिला के चेहरे पर इस समय एक ऐसी चमक विराजमान थी जो इंसान के चेहरे पर तब आती है जब वो अपना काम पूरी परफेक्शन के साथ कर देता है। इधर रविचंद्र कौशिक के दिमाग में वो अक्षर घूम रहे थे जो उस महिला ने कागज पर लिख कर दिखाए थे। 1, 14, 21, 16, 7, 1, 18, 8 इनका क्या मतलब हुआ? रविचंद्र कौशिक ने मन ही मन उन अक्षरों को दोहराकर उन्हें समझने में अपना दिमाग लगा दिया। कुछ पलों बाद जब रविचंद्र कौशिक को उन अक्षरों का मतलब समझ में आया तो उसके होंठों पर एक मोहक मुस्कान दौड़ गई। श्री गंगानगर से कुछ ही दूर मौजूद अनूपगढ़ के किले के उस सुरक्षित स्थान पे वे 3 ही आदमी मौजूद थे। शराफत अली सामने खड़े व्यक्ति का परिचय रविचंद्र कौशिक से करवा रहा था। इसका नाम यासीन भटकल है। ये कई सालों से हिंदुस्तान में हमारा एजेंट है। ये श्रीनगर सेंट्रल जेल का वो लेआउट प्लान लेकर आया है जिसकी मदद से हम मिशन पोखरण की शुरुआत करेंगे। गुड। वैसे इस बार तुमने मुझे बुलाने के लिए जो मैसेज भेजा था वो गुड होने के साथ थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन जब मैंने उन नंबरों की जगह अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल शब्दों को रखा तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। मैंने 1 की जगह नंबर A को रखा, 14 नंबर की जगह N को, 21 नंबर की जगह U को, 16 नंबर की जगह P को, 7 नंबर की जगह G को, 1 नंबर की जगह A और 18 नंबर